नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि सियासत और अपराध जगत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो पिछले काफी वक्त में जिस तरह से देश की राजनीति में अपराध जगत का बोलबाला बढ़ रहा है, वो अब किसी को हैरान भी नहीं करता है। अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा, बाहुबली नेता। और जब जब बाहुबली नेताओं की बात होती है तो यूपी का जिक्र जरूर होता है। अब हम आपको अगले कुछ एपिसोड में बताएंगे यूपी के बाहुबली नेताओं के बारे में, जहां सियासत में उनके नाम की तूती बोलती है और जिससे साफ हो जाता है कि यहां सियासत से अपराध जगत का रिश्ता बेहद करीबी है। तो चलिए आज बात करते हैं यूपी के बाहुबली नेता माने जाने वाले अतीक अहमद की। संगम नगरी प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम और उसके छात्र नेताओं की हुंकार पूरे यूपी में गूंजती थी। 80 के दशक में इलाहाबाद बदल रहा था, या यूं कहें कि नया रंग रूप आकार और सियासी आवरण अख्तियार कर रहा था। नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, बड़े बड़े सरकारी ठेके बंट रहे थे। इलाहाबाद के छात्र नेता और शहर के दबंग लोगों में दौलतमंद बनने की चाहत बेहद बुलंद हो रही थी। और इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगेवाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों में आ गया। चलिए आपको कुछ वक्त के लिए फ्लैशबैक में ले चलते हैं। वो साल था 1979 का, जब फिरोज तांगेवाले का बेटा और चकिया मोहल्ले का वो लड़का अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे के सिर पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार था। और फिर अचानक उम्र होगी लगभग 17 साल की, उस वक्त उस पर हत्या का आरोप लग गया। इसके बाद उसके गुनाहों का धंधा रंग दिखाने लगा। वो चकिया और आसपास के इलाकों में रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन उस दौर में एक शख्स ऐसा भी था जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखरने लगी। दरअसल पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। फिल्मी कहानी की तौर पर है यह पूरा मसला। जिस तरह से एक कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है, यहां पर भी कुछ तस्वीरें वैसी ही हैं। लोग बताते हैं कि पुलिस भी उस दबंग के इलाके में जाने से डरती थी। अगर कोई पुलिस वाला गलती से उधर चला भी गया तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही भेजते थे। चांद बाबा के छोटे से गैंग के सामने चकिया का 20 साल का लड़का अतीक खुद को उससे बड़ा गुंडा साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। और दरअसल यहां माना जाए कि यहीं से अतीक अहमद के गुनाहों की फहरिस्त शुरू हो गई थी। अब यूं तो उम्र और बदमाशी की दुनिया में अतीक चांद बाबा से काफी छोटा था, लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता उसे शह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए लोहे को लोहे से काटने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय पुलिस, नेता और बदमाशों के इसी कॉकटेल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों का हमसाया बनता चला गया। बाहुबली और 80 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी अतीक अहमद के दर्जनों किस्से हैं। उसके करीब रह चुके लोग ये चर्चा करते थे कि एक दौर था जब उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिमाकत शायद ही कोई करता हो। कहते हैं गुनाह की दुनिया में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया था कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 1986 की बात है। यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चकिया के अतीक अहमद का गैंग पुलिस के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। उस वक्त पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस ने उसे उठा लिया। पुलिस वाले उसे थाने नहीं ले गए। किसी को खबर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या। सबने समझा कि अब अतीक का काम खत्म हो चुका है। लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आया। अतीक से जुड़ी उस घटना के बारे में लोग बताते हैं कि प्रयागराज में रहने वाले एक कांग्रेस सांसद को पूरी खबर दी गई जब पुलिस ने अतीक को उठाया था उस मसले की। और बताया जाता है कि वो सांसद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी थे।
दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद और पुलिस ने अतीक अहमद को छोड़ दिया। पुलिस और नेताओं को यह एहसास भी नहीं था कि अतीक सिर्फ चांद बाबा के लिए नहीं बल्कि आगे चलकर कानून के लिए चुनौती और सियासत के लिए सिरदर्द बनने वाला था। अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच कई बार गैंगवार हो चुकी थी। दोनों ने चुनाव लड़ा, अतीक विधायक बन गया और चांद बाबा हार गया। साल 1989 चुनाव जीतने के बाद कुछ महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे, भरे बाजार, ये सिर्फ प्रयागराज के पुराने गैंगस्टर्स की हत्या नहीं थी बल्कि नए गैंगस्टर के बाहुबल का खूनी उदय भी था। पुराने लोगों का यही कहना है। कहते हैं कि पुलिस की शह पाकर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा का जो पूरा गैंग जो था उसका खात्मा कर दिया। यानी गैंग से जुड़े तमाम लोगों को उन्होंने मौत के घाट सुला दिया। उसकी हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे और इसी वजह से 1991 और 1993 में वो लगातार निर्दलीय चुनाव जीता, यानी अतीक अहमद। और इसी बीच समाजवादी पार्टी से उसकी करीबियां बढ़ती चली गई। साल 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो चौथी बार विधायक बन गया। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया। 2004 में बाहुबली, अब यहां कह सकते हैं हम बाहुबली, अतीक ने यूपी को हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया। दरअसल 2004 में उसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत गया। उसके सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हुई तो उसने अपने भाई खालिद अजीम और अशरफ को चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन वो 4000 वोटों से बीएसपी के राजूपाल से हार गया। राजूपाल, जो कभी बाहुबली अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था, उस समय राजू पर 25 मुकदमे दर्ज थे। राजूपाल के हाथों अपने भाई की हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजूपाल जब विधायक बन गया, लेकिन अतीक उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया क्योंकि उसने उसके बाहुबल को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। नवंबर 2004 यानी विधायक बनने के एक महीने बाद प्रयागराज में राजूपाल के दफ्तर के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, लेकिन वो बच गया। इसके बाद सिर्फ 2 महीने गुजरे, अतीक अहमद के गैंग ने सरेआम बीएसपी विधायक राजूपाल के साथ वो किया जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। तारीख थी 25 जनवरी, साल था 2005 का, जब राजूपाल के काफिले पर हमला हुआ। बीएसपी विधायक राजूपाल को कई गोलियां लगी। राजूपाल के समर्थक उसे टेम्पो में लेकर अस्पताल जाने लगे। अतीक अहमद के शूटर्स को लगा कि राजू अभी जिंदा है और अतीक के शूटर्स ने टेम्पो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते भर राजू और उसके साथियों पर गोली चलाई गई। जब विधायक राजू अस्पताल पहुंचा तब तक उसे 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने बीएसपी विधायक राजूपाल को मृत घोषित कर दिया। जाहिर सी बात है, जब 19 गोलियां लगी थी तो मौत होना निश्चित थी और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। बीएसपी समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत हंगामा हुआ। राजू की हत्या के बाद 2005 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर उपचुनाव हुआ। बीएसपी ने राजूपाल की पत्नी पूजा को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने दोबारा अतीक के भाई अशरफ को उतारा। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो गई। चुनावी रैलियों के मंच से वो अपने हाथ दिखाकर रोने लगती, लेकिन उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अतीक का खौफ इतना था जिसकी वजह से उसका भाई अशरफ चुनाव जीत गया। हालांकि यह भी सच है कि राजू की हत्या के बाद अतीक ने भले ही अपने भाई अशरफ को चुनाव जिता लिया, लेकिन इस हत्याकांड ने अतीक की राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया, क्योंकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने एक बार फिर पूजा पाल को उम्मीदवार बनाया और सामने एक बार फिर था समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अतीक अहमद का भाई अशरफ। इस बार पूजा अशरफ पर भारी पड़ी।
उन्होंने अशरफ को करीब 10,000 वोटों से हराया। साल 2007 में मायावती सरकार आई तो अतीक अहमद और उसके भाई के पूरे दिन आ गए। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन मायावती सरकार ने अतीक को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उसे मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसके गैंग का पूरा चार्टर तैयार किया गया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज होते ही 120 लोगों के करीब लिस्ट बनी। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्तियां सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। एक सांसद जो इनामी बदमाश था उसे फरार घोषित करके पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा में एक अपार्टमेंट से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया। उसके भाई अतीक का ठिकाना कभी इस जेल तो कभी उस जेल। साल 2012 में अतीक अहमद के बाहुबल को राजूपाल की पत्नी पूजा ने बहुत बड़ा झटका दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी दी, लेकिन 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर दिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को जमानत दे दी। अतीक के पास अब अपने सियासी बाहुबल को बचाने का यह अंतिम मौका था। वो खुद पूजापाल के सामने उतरा, लेकिन जीत नहीं पाया। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अतीक फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिशों में जुट गया। दरअसल अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन माफिया वाली छवि से वो कभी बाहर नहीं आया। अतीक ने अपराधों और खौफ के दम पर सियासी बाहुबल हासिल किया, लेकिन राजनीति में आने के बाद उसका आपराधिक साम्राज्य और बढ़ता गया। और यही वजह है कि उसके ऊपर ज्यादातर मुकदमे विधायक और सांसद रहते हुए ही दर्ज हुए। अतीक और उसके गैंग ने 2017 से पहले तक हमेशा कानून व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन गुनाहों का यह सिलसिला पुलिस की नजरों में खटकने लगा। इसी दौर में अतीक एक बड़ी गलती कर बैठा। 26 दिसंबर साल 2018 को यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ गुंडों ने एक बिजनेसमैन को किडनैप किया। लखनऊ के पास देवरिया लेकर गए। वो गुंडे अतीक गैंग के थे, जो बिजनेसमैन को सीधे देवरिया जेल लेकर गए। वहां प्रॉपर्टी विवाद में उसे पीटा और फिर सादे कागजों पर दस्तखत करवाने के बाद पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अतीक अहमद ने जेल में बैठकर इतना बड़ा कांड इसीलिए करवाया ताकि उसका खौफ बरकरार रहे। अब अतीक अहमद और उसके बेटे के अलावा करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी से बाहर शिफ्ट किया जाए। 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद के खौफ को बुलडोजर से धराशायी करने के लिए चौतरफा अभियान चलाया। अतीक और उसके परिवार समेत गैंग के लोगों की अवैध संपत्तियों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चलाए गए। उसकी करीब 70 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर ली गई। अब बाहुबली की दुनिया बाहर से देखने में जितनी रोमांचक लगती हो, अंदर से उतनी ही खोखली होती है, क्योंकि समाज ऐसे लोगों को कभी कबूल नहीं करता जो किसी की हत्या, अपहरण, अवैध वसूली और गैंगवार के दम पर खुद को राजनेता बनाने की कोशिश करता हो। कुछ वक्त के लिए भले ही ऐसी चीजें समाज और सियासत को प्रभावित कर सकती हों, लेकिन राज हमेशा कानून का रहता है। बाहुबलियों का हश्र वही होता है जो अब तक होता आया है। किसी भी बाहुबली की ताकत कानून की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे फिर एक बाहुबली नेता के बारे में, जिसने राजनीति भी की और गुनाह भी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। नमस्कार।